नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नकमा। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और तेजी से जो बढ़ोतरी हो रही है इसे लेकर फिक्र भी बढ़ गई है। देश में बीते 24 घंटे में 5,335 नए कोरोना मामले आए हैं और 24 घंटे के दौरान 6 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 24 घंटे के दौरान देश भर में 2,826 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। अगर बीते 10 दिनों के आंकड़े देखे जाएं तो कोरोना के नए मामलों में 3 गुना ज्यादा उछाल आया है। 28 मार्च को 1573 केसेस थे, 29 मार्च को 2051 केसेस हैं, 30 मार्च को 3016 और 31 मार्च को 3095। 1 अप्रैल को 2,993 केस थे, 2 अप्रैल को 3,832। तो लगातार ये मामले जो हैं बढ़ रहे हैं और अब आप देखिए कि 6 अप्रैल को ये 5,335 मामलों पे पहुंच चुका है आंकड़ा जो है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर में बहुत बड़ा उछाल आया है। कोरोना संक्रमण दर 26% के पार है, यानी कि टेस्ट में हर चौथा शख्स कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। जो टेस्ट हो रहे हैं दिल्ली में उसमें से हर चौथा शख्स लगभग कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 509 नए कोरोना केसेस आए हैं, 1,918 कोरोना टेस्ट हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट 26% के पार है। मंगलवार को पॉजिटिविटी रेट 15.64% थी। बीते 24 घंटों में अच्छी खबर यह है कि इससे किसी की मौत नहीं हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 1795 है। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है, जो पूरे देश में भी कोरोना का स्केयर काफ़ी ज़्यादा है, डर जो है, लेकिन दिल्ली में इस समय स्थिति ऐसी है कि जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें हर चौथा शख्स पॉजिटिव पाया जा रहा है। तो हमारे साथ डॉक्टर NK गांगुली हैं इस समय, जो पूर्व DG रहे हैं ICMR के। डॉक्टर गांगुली, पहले तो जिस तरह से ये मामले बढ़े हैं उससे फिक्र बढ़ती है, तो कुछ गाइडलाइंस अभी तक इसके लिए जारी की गई हैं क्या? जैसे पहले जब मामले बढ़ते थे तो हम ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स भी देख रहे थे, तो अभी क्या चीजें की जा रही हैं? एक्चुअली ये जो कोरोना है अब ये एंडेमिक हो गया है इंडिया में। तो जैसे इन्फ्लुएंजा आता है, दो सीजन होते हैं आने के, नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली 2 सीजन होते हैं। उस वक्त कोरोना इन्फ्लुएंजा साथ साथ भी आ सकता है और अब की बार वही हुआ है, आया भी है। और ये जो म्यूटेंट अभी घूम रहा है ये ओमिक्रॉन का ही एक म्यूटेंट है और इसको इसको XBB 1.5 बोलते हैं इंडिया में, जो है US में इसको 1.7 है। तो इसी के म्यूटेशंस दुनिया भर में घूम रहे हैं। अभी जो है बीच में जो वृद्धि रेट थी वो 0.3% थी, तो इट वाज नॉट दैट बिग। 5% से ज्यादा जब मैंने केसेस होने लगते हैं पॉपुलेशन में तब फिक्र होती है। तो गाइडलाइंस सबकी बड़े अच्छे बनाए गए हैं, टेस्टिंग के गाइडलाइंस बनाए गए हैं, सर्विलेंस के गाइडलाइंस बनाए गए हैं। बट जो सबसे अच्छे गाइडलाइंस हैं वो है कि जो ट्रीटमेंट के गाइडलाइंस हैं। ढेर सारी चीजें जो लोग ट्रीटमेंट के लिए यूज करते थे वो सारी चीजें बंद कर दी गई हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंटीवायरस जो यूज होते थे इसमें कोविड के लिए वो बंद कर दिए गए। इन्फ्लुएंजा के लिए 2 एंटीवायरल हैं, वो जो लोग एडमिट होंगे हॉस्पिटल में उनको उनको दिया जाएगा। सो ये गाइडलाइन, कॉर्टिसोन के भी गाइडलाइंस बड़े क्लियर हैं कि इसको तभी दिया जाएगा जबकि ये हॉस्पिटलाइज होंगे और एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इंडेक्स में ये दिया जाएगा। कुछ आंकड़े लिए जा रहे हैं कि कितने लोगों को थ्रोम्बोटिक प्रॉब्लम हो रहा है, कितने लोगों को माइलाइटिस हो रहा है। ये सारे आंकड़े ICMR जमा कर रही है। इट हैज फंडेड लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो अब जो आंकड़े हैं वो हमारे पास सारे आएंगे। लेकिन जैसा आपने बोला कि डेथ की रेट बहुत कम है इस वक्त। तो मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ डॉक्टर गांगुली कि अभी जो मामले बढ़ रहे हैं, अगर हम दिल्ली की बात करें तो हर चौथा शख्स जो टेस्ट हो रहा है वो कोविड पॉजिटिव है। तो ये जो पॉजिटिविटी रेट है और जो हॉस्पिटलाइजेशन की दर है उसमें कोई पैटर्न दिखाई दिया है? हॉस्पिटलाइजेशन कितना है इस मामले में? आपने बताया कि XBB 1.16 वेरिएंट है जो सबसे ज्यादा इस समय भारत में है। वो वेरिएंट कितना गंभीर है,
क्या इसने खतरनाक मोड़ लिया है, क्या इस पर वैक्सीन असर करती है, ये तमाम सवाल हैं। ये जो वेरिएंट है, ये थोड़ा सा इम्यूनोलॉजिकली ये उतना अच्छा न्यूट्रलाइज नहीं होता। लेकिन अभी जो वैक्सीन का आंकड़ा अभी 2 दिन पहले आया है कि 1 साल तक जो लोगों ने वैक्सीन लिया था उन लोगों के पास प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी है। जस्ट पॉजिटिव होने से पॉजिटिव नहीं हो जाता। सारे सारे पॉजिटिव केसेस ट्रांसमिट नहीं करते वायरस को। इसमें ट्रांसमिसिबिलिटी होती है। और वो इंडेक्स हम पहले जब हम टेस्ट करते थे, उस टेस्ट में हम ये बतलाते हैं कि आप जो है यू यू आर मच मोर transmissible than another person. So there is some kind of a carriage also which is going on. So इसलिए we need more information. But जो इंसाको की सर्विलेंस डाटा है वो अभी बतला रहे कि 97% केसेस जो हैं ये सिर्फ एक ही स्ट्रेन से हो रही है, जैसे बताया XBB 1.6, और बाकी जो है बड़े कम परसेंटेज है। तो ये वाला जो है थोड़ा सा अब हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी कि हमें लोगों को बोलना पड़ेगा दिल्ली में कहीं पर भी कोई एहतियात नहीं बरत रहा है। तो सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। अब बहुत भीड़ है, शादियां हो रही हैं, शादी का सीजन है। आप अगर देखो तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है वो लोगों के, बट और लोगों में एक इम्यूनिटी नहीं, पर लेवल। क्या उसमें कुछ तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं लोगों पे कि हाँ शादियां, भीड़ भाड़, ये तमाम चीजें हैं? क्योंकि सब चीजें अभी नॉर्मल थी, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में बहुत तेजी से सब कुछ बढ़ा है। डॉक्टर सरीन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो डायरेक्टर हैं ILBS के। फोन लाइन पे हैं डॉक्टर सरीन। डॉक्टर सरीन, हॉस्पिटलाइजेशन की दर और पॉजिटिविटी की दर किस तरह से सामने आ रही है? आप लोगों को क्या अब तक समझ में आया है? ये XBB 1.16 वेरिएंट जो ज्यादा फैला हुआ है इस समय, क्या इसको भी हम कह सकते हैं कि यही एक वेरिएंट है जो इस समय बहुत ज्यादा है, या साथ साथ दूसरे वेरिएंट्स भी घूम रहे हैं? और ये जो वेरिएंट है वो कितना खतरनाक है? क्या ये वैक्सीन को इवेड करता है? क्या वो उससे हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है? इस तरह की क्या चीजें अब तक पता चली हैं? से वापस आ गया है और हर रोज पॉजिटिविटी रेट बढ़ ही रही है। पहले 2 या 3 एडमिशन से हॉस्पिटल में, अब आप देखेंगे दिल्ली में भी करीब 90 के आसपास और बॉम्बे में भी हॉस्पिटलाइजेशंस बढ़ गए हैं। फॉर्चुनेटली अभी मोर्टेलिटी नहीं बढ़ी है, पर वो हमें पता है कि 2-3 हफ्ते के बाद ही अगर इंक्रीज डेथ होती है तो वो पता लगती हैं। और इन्फेक्टिविटी इस नए वेरिएंट की जो XBB 0.1.16 है वो काफी तेज है। पहले के ओमिक्रॉन वेरिएंट से जल्दी फैलता है। और अभी दिल्ली में जैसे ILBS एक जीनोम सीक्वेंसिंग का सेंटर है, लगभग हफ्ते में 300 से 400 सैंपल्स आते हैं और लगभग 90% प्लस जो सैंपल्स हैं वो अभी इसी वेरिएंट के हैं। तो ये सबसे कॉमन वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन का है। अब हमें ये देखना है कि क्या इसके नए रूप, नए प्रकार, आयाम तो नहीं बनते। तो इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग हर सैंपल की दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है। और हम उसमें देख रहे हैं कि हाँ, 2 नए वेरिएंट, 3 नए वेरिएंट, सब लीनिएजेस अगर आएंगी तो क्या वो ज्यादा घातक हो सकती हैं। अभी के लिए ये जानना और सबके लिए जरूरी है, ये वेरिएंट फास्ट स्प्रेडिंग है। और जब लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार हो, चाहे उन्हें लगे कि फ्लू है, चाहे सिर्फ नजला ही हो रहा हो, तो अपना टेस्ट जरूर कराएं। अगर आप होम टेस्ट किट से घर पे टेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव आता है, तो भी अपना सैंपल डिपॉजिट कराएं। अगर आपको 2-3 दिन पहले भी इन्फेक्शन हुआ है तो भी याद से अपना टेस्ट जरूर कराएं और करा करके, लेकिन अगर पता लगे कि और किसी को भी हुआ है तो सबको बताएं। जी डॉक्टर सरीन, जैसे डॉक्टर गांगुली कह रहे थे कि अब ये एंडेमिक है, अब जो वायरस है, जो कोविड वायरस है, तो ये सीजनल फ्लू की तरह भी आएगा। अब ये जैसे फ्लू का सीजन होता है तो ये ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल कोविड खत्म हो जाएगा, कोविड आता रहेगा। तो क्या इन्फ्लुएंजा जैसे लोगों को हो रहा है, फ्लू हो रहा है, उस तरह से कोविड भी हो रहा है, तो इसके लिए पैनिक की जरूरत है? या जैसे हो रहा है, बाकी बीमारियां हो रही हैं, वैसे रहेगा? क्या उस तरह से ये अब हो गया है, वायरस म्यूटेट ऐसे कर चुका है, या वैसा ही खतरा बना हुआ है जैसा हमने कुछ साल पहले देखा? देखिए, वेरिएंट तो आएंगे, ये नॉर्मल फ्लू के अंदर भी हैं, कोविड में भी आएंगे, पर हमारी एंडेमिसिटी, मतलब जो होस्ट इम्यूनिटी या हर्ड इम्यूनिटी जिसे कहते हैं,
वो हमारी काफी डेवलप हो गई है। पर बहुत से लोगों में जिनमें कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ, जिन्होंने अपना बूस्टर नहीं लिया या इवन सेकेंड डोज नहीं ली, या एल्डरली हैं या ओबीज हैं, मॉर्बिड हैं, हार्ट डिजीज है, ये सारे लोग वल्नरेबल हैं। तो डेथ या सीवियर डिजीज तो इसमें होगी। पर ये कहें कि हम डरे नहीं या सचेत नहीं रहे, ये तो मुझे लगता है थोड़ा समय और लगेगा। अभी के लिए मेरे ख्याल से मास्क भीड़ भाड़ के एरिया में, हॉस्पिटल एरिया में, कंजेस्टेड एरियाज में जरूर लगा लें। मास्क लगाने से बेहतर रहेगा, आप बचे रहेंगे। और वैक्सीन लगाने से, जो अभी इंडिया में वैक्सीन है, नेजल वैक्सीन बहुत अच्छी है, mRNA की वैक्सीन भारत ने बनाई वो अच्छी है, जरूर लगानी है। एंडेमिक होने का ये मतलब नहीं कि आप बचे रहेंगे। हाँ, पर डिजीज माइल्डर हो सकती है, थोड़ा कम डेथ रेट होगी, बट अवेयरनेस, कॉशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। पर ये जो एंडेमिक है, पर ऐसा नहीं है कि इससे खतरा जो है वो खत्म होगा, ये बात आपने कही। साथ साथ वैक्सीन की अहमियत पर जोर दिया। पर डॉक्टर गांगुली, ये जो वेरिएंट है उस पे जो पहले की वैक्सीन्स हैं, क्योंकि ये नया वेरिएंट है, तो क्या वो वैक्सीन्स काम करेंगी? जब वैक्सीन्स को भी तो अपडेट होना पड़ेगा अगर वेरिएंट म्यूटेट हो रहा है तो। ये एक्चुअली ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, और अब ओमिक्रॉन का जो वैक्सीन है इंडिया में बन गई है। जिनोवा का जो वैक्सीन है जो कि अप्रूव हुआ है बूस्टर के लिए, वो ओमिक्रॉन का ही वो है, बाइवेलेंट वैक्सीन है। जो फाइजर और मॉडर्ना का है वो भी बाइवेलेंट। अब बाइवेलेंट वैक्सीन आ गई है। प्रॉब्लम है कि लोग अब वैक्सीन ले नहीं रहे, तो अब वैक्सीन लेने में लोग कतरा रहे हैं। वैक्सीन में हमें कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा, और हमें सिर्फ यही नहीं, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन भी जो एल्डरली है, जैसे डॉक्टर सरीन ने बोला था अभी, कि ज्यादातर जो मॉर्बिडिटी हो रही है वो एल्डरली में ही हो रही है, और जिनमें कोमॉर्बिडिटी है सीवियर। तो इस पॉपुलेशन को, एल्डरली पॉपुलेशन को तो पर्टिकुलरली वैक्सीनेशन लेना चाहिए। और हम लोग को बूस्टर लिए हुए बहुत दिन हो गए, मैं हार्डली कहीं पर लोगों को देख रहा हूँ कि जो वैक्सीनेशन ले रहे हैं। तो जब वैक्सीन अवेलेबल है इन्फ्लुएंजा के लिए और कोविड के लिए भी, तो दोनों है। और जो अभी इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन घूम रहे हैं, वो हमारे क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन में जो लेटेस्ट स्ट्रेन्स हैं वो सारे इंक्लूडेड है। तो ये हम लेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इसलिए वैक्सीन की बड़ी अहमियत है। हमें लोगों को प्रचार करना चाहिए कि वैक्सीन लीजिए, पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल है, जो कोविड और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन जो बच्चे हैं उनको भी लेना पड़ेगा। इसमें बच्चों को उतना वो नहीं होता, लेकिन अभी जो गाइडलाइंस हैं सीडीसी के, 6 साल से 12 साल के बच्चों को भी कोविड का वैक्सीन लेना चाहिए। ये अभी इंटरनेशनल गाइडलाइन। जी बिल्कुल इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, पर जो वैक्सीन्स हैं उनकी सेफ्टी और उसको लेकर आंकड़े कितने ट्रांसपेरेंट हैं, ये भी सवाल बीच में उठने लगे थे। और कोविड और उससे जुड़ी जैसे हार्ट डिजीजेज, उस पर भी एक रिसर्च के लिए सरकार ने कहा है कि अब रिसर्च उस पर भी हो रही है कि क्या इसमें कोई संबंध है। तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, और इस बीच जैसा आप कह रहे हैं कि कोविड जो है वो उसके अलग अलग स्ट्रेन्स आते रहेंगे, पर सतर्कता जरूरी है। धन्यवाद आपका डॉक्टर सरीन और डॉक्टर गांगुली हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक लेंगे हम जी, थैंक यू। एक ब्रेक लेंगे इस समय हम 5 की बात में, और उसके बाद सरकार के खिलाफ विपक्ष का तिरंगा मार्च। सरकार के खिलाफ सड़क पर विपक्ष के 20 दलों के सांसदों ने हाथों में तिरंगा लिए संसद भवन में मार्च किया है। संसद भवन से वो मार्च करते हुए निकले हैं। इसे तिरंगा यात्रा कहा जा रहा है। विजय चौक पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर इस मार्च को रोक दिया। पुलिस ने कहा कि इस इलाके में धारा 144 लागू है। आज पूरी सदन यानी
सेशन पूरा खत्म क्यों हुआ उसके बारे में आप सर बीजेपी ये कह रही है कि I think this entire session's been a washout. Shockingly, it began with the ruling party actually saying that the parliament should not be allowed to function, with the resumption of the budget session for the first couple of weeks disrupted by the treasury benches, which has never happened in the history of our parliament. Thereafter, with Rahul Gandhi's disqualification, the opposition also rose. The net result is we've had no debate, no discussion, no progress. We've had a situation where 45 lakh crores of taxpayers' money has been approved on the finance bill without a single minute's discussion. तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद जफर इस्लाम और हम कोशिश करेंगे हमारे साथ जेएमएम सांसद महुआ माजी मिलें जो कि इस तिरंगा यात्रा में शामिल थी। सैयद जफर इस्लाम, आपने सुना अभी शशि थरूर को कि टैक्स पेयर्स के इतने पैसे बर्बाद हुए, पूरे का पूरा सेशन वॉश आउट हुआ और ये जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि संसद चले, लेकिन संसद का पूरा सेशन वॉश आउट हुआ। किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, अगर ऑपोजिशन बिहेव करे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन हो, तो जाहिर है वो जो पार्लियामेंट फंक्शन करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन आज के दिन में है कि उनकी जो अप्रोच है वो सिर्फ एक ही तरह की अप्रोच है कि पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना है। हमारी जिम्मेदारियां हैं, मैं मानता हूं कि ट्रेजरी बेंच की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर डिस्ट्रप्टिव अप्रोच ना हो, ऑपोजिशन का बिल्कुल एडमेंट ना हो, डिटर्मिन ना हो कि हमें डिस्टर्ब करना ही है पार्लियामेंट। आरोप तो विपक्ष ने लगातार लगाया कि बोलने नहीं दिया जा रहा है विपक्ष के सांसदों को, और तभी देख रहे हैं कि तमाम जो पार्टियां हैं विपक्षी, उनमें 14 विपक्षी पार्टियों के सांसद सड़क पे निकले हैं और वहां पर आवाज उठा रहे हैं। माफ कीजिएगा, 18 विपक्षी दलों के जो सांसद हैं और तिरंगा मार्च कर रहे हैं और सरकार से सवाल उठा रहे जो कि पार्लियामेंट में उठने चाहिए थे। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, जो बातें वो करने चाहिए पार्लियामेंट में वो बाहर में सिर्फ इसीलिए कि वो एक अपने जो झलक दिखाना चाहते हैं देश की जनता को कि हम बाहर सड़क पे हैं। हकीकत तो है कि ये सारी बातें जो करना चाहते हैं फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में कर सकते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी किस लिए है? उस पर आके अपनी बातें रखे, चर्चा करे। 12-12 घंटे अलॉट किए गए हैं। तो जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है या जो विपक्ष अगर हंगामा कर रहा है, तो सैयद जफर इस्लाम, क्या ये पहली दफा है जब विपक्ष हंगामा कर रहा हो पार्लियामेंट में, या सवाल उठा रहा हो या डिसरप्ट हो रही हो संसद उनकी वजह से? संसद उसके बावजूद चलनी चाहिए। आप ये ऐसी बात तो नहीं है कि ये सिर्फ यही विपक्ष है जो इर्रिस्पॉन्सिबल है और इसके पहले कभी बीजेपी जब विपक्ष में रही हो तो उसने ऐसा किया ना हो? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि विपक्ष का अधिकार है कि किसी कोई सरकार को कटघरे में खड़ा करे। विपक्ष का अधिकार है। क्या विपक्ष को ये अधिकार मिला संसद में? महुआ माजी जुड़ गई है हमारे साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा की। क्या विपक्ष को यह अधिकार मिला कि वो सरकार से सवाल पूछ सके? महुआ माजी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लगातार इसी की लड़ाई हो रही है। जब भी हमारे एलओपी बोलने के लिए खड़े हो रहे हैं, दूसरी तरफ से वो नारेबाजी, माफी मांगो। और सत्ता पक्ष खुद ही नहीं चाहती थी कि ये सेशन चले। और ये आपने देखा होगा कि 12 मिनट के अंदर कैसे बिल पास कर दिया और क्या क्या हुआ। इतने लोग, पूरा देश देख रहा था इस तरह कि हाँ, इस पर कोई बहस हो। जब हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं तो ऐसी बहुत सी बड़ी बात है। सभी राज्यों में जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हुई या जो कुछ भी हुआ उस पर सीबीआई और ईडी कार्य कर रही है, लेकिन जो सत्ता पक्ष के जो लीडर्स के ऊपर इतने सारे केसेस हैं उनके यहाँ कभी भी छापेमारी नहीं हुई। चुन कर आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो लोकप्रिय हैं, जो आने वाले दिनों में जो जीत सकते हैं, जनता का विश्वास उन्हें हासिल है, उन्हें आप बदनाम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है और यहाँ आप चलने भी नहीं दे रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ यही मांग कर रहे थे कि बस जेपीसी की ही मांग थी, इसके लिए इतना धरना। विपक्ष की मांग सिर्फ जेपीसी की ही थी सैयद जफर इस्लाम। महुआ माजी का जवाब देंगे आप? जफर साहब, आप सुन पा रहे हैं? नहीं, नेटवर्क नहीं है शायद, फ्रीज हो गया है। हाँ, सुन पा रहे हैं आप तो जवाब दीजिए। मैं सुन पा रहा हूं, जवाब भी दे रहा हूं। हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं सुन रही हूँ, बताइए आप। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन, मैंने जैसा पहले कहा था, बीच में आपने मुझे इंटरप्ट करके महुआ जी को मौका दिया, लेकिन मैं कह रहा था कि विपक्ष को अधिकार है सरकार को कटघरे में खड़ा करने का।
लेकिन विपक्ष को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा जितना जो ट्रेजरी बेंच को आप रिस्पॉन्सिबल एक्सपेक्ट कर रही हैं या विपक्ष एक्सपेक्ट कर रहे हैं होने के लिए। हम चाहते हैं डिस्कशन और डिबेट कराने के लिए, हम चाहते हैं इश्यूज डिलिब्रेट किया जाए वहां पर और जो है लेजिस्लेशन बने वहां पर। लेकिन अगर इनकी इच्छा ही नहीं हो किसी चीज के लिए और ये चाहते नहीं है। हमने कहा कि 12-12 घंटे अलॉट किया गया बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में। 2-3 बातें कहता हूँ, सुन लीजिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इश्यूज के लिए अलॉट किए 12 घंटे, ये लोग नहीं डिस्टर्ब कर दिए। दूसरी बात, अगर आपको हमसे दिक्कत है ट्रेजरी बेंच से, तो स्पीकर ने बुलाया है। स्पीकर जब बुलाते हैं, स्पीकर के पास जाके आप चर्चा कर लीजिए और उसके बाद एक जो मीटिंग ऑफ माइंड्स होकर ही रहेगा, कोई समाधान स्पीकर जरूर निकालेंगे। लेकिन जब स्पीकर ने बुलाया तब नहीं गए। जब हमारे सभा के जो जी लीडर हैं, बुलाया नहीं गए। पार्लियामेंट फंक्शन होता है, फंक्शन होता है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आवाज कट रही है आपकी बार बार। लेकिन अभी आ रही है, अब आ रही है। हाँ आ रही है, पर कट कट के आती है, टूट कर आवाज आती है। पर आप ये सवाल उठा रहे हैं कि इन लोगों ने जो डेकोरम है वो फॉलो नहीं किया है सही तरीके से। महुआ मांझी, आप जवाब देंगी इसका? जी देखिए, जब यहाँ पे लोग चाहते हैं कि बजट सेशन है, सिर्फ बजट पर डिस्कशन है, आप उसे ही नहीं करने दे रहे हैं। हर बार देखा जाता है कि विपक्ष की तरफ से विरोध होता है, लेकिन आपने साफ देखा होगा कि जैसे ही हमारे एलओपी खड़े हो रहे थे बोलने के लिए, तो वो लोग बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे और चाहते ही नहीं सदन, और कुछ भी होने से पहले ही एडजर्न हो जा रहा था हाउस। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कुछ तो बोलने का मौका दिया जाता, उनको अपनी बात रखने का मौका दिया जाता। अब हर दिन का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि किस तरह से सत्ता पक्ष इस बार अड़ी हुई थी कि हम सदन चलने नहीं देंगे। भले ही विपक्ष पर आप दोषारोप कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष का ही इसकी भूमिका रही सदन को न चलने देने के लिए। और ये पूरा देश देख रहा है कि सिर्फ जो हम लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं बस उस पर ही बात ना हो। लेकिन ये शायद एक अजीब बात हुई होगी सैयद जफर इस्लाम। विपक्ष की तरफ से ये इल्जाम लगाया जा रहा है, कुछ देर पहले शशि थरूर ने भी कहा, महुआ मांझी इस बात को दोहरा रही हैं कि इस बार ऐसा लगा कि विपक्ष नहीं सत्ता पक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि सदन को चलने ही नहीं देंगे, और जो टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन ले। ये ऐसा आरोप है कि सत्ता पक्ष इस बात पर अड़ा हुआ था, लगता है कि विपक्ष को के न बोलने का मौका देंगे न सदन को चलने का मौका देंगे। देखिए बड़े हाँ, ये बात सही है कि अगर राहुल गांधी जो एक शख्स है, उनके पीछे पूरी फौज उनके लग गई है, जो कि अलग अलग लोग, आप जरा देखिए इनके विचारधारा क्या है, इनकी स्टैंडिंग क्या है। कोई जेल में है, अभी आप पार्टी के देखिए लोग जेल में है करप्शन मामले में। ये सारे करप्ट लोग हैं जो सवाल विपक्ष उठा रही है जफर इस्लाम साहब कि विपक्ष के तमाम नेताओं को केसेस में ये तो लगातार ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके जेल भेजा जा रहा है और उनके तो बेल की अर्जियां खारिज हो रही हैं और जेल में रखा गया। आप बताइए। जी बोलिए। नहीं, आप ये देखिए ना कि कोई किसी को बेल पे जेल में ले जाए, कोई किसी को जेल भेज सकता है, कोई कभी किसी को बिना दस्तावेज के, बिना करप्शन किए हुए, बिना उसके इन्वॉल्वमेंट में कोई किसी को भेज सकता है। जब तक के एविडेंस ना हो, कोई भी महकमा, कोई भी सरकारी निजाम कभी किसी पर हाथ नहीं रखता है जब तक के उसके पास एविडेंस ना हो। हाँ, एक लीड है, एविडेंस है, उसके बाद ही आगे जो है एविडेंस को इकट्ठा और करने के लिए इन्वेस्टिगेशन होता है। और फाइनली जब आपके पास कोई चारा नहीं होता है तो आप खुद अपने बाहर जाके कहने लगते हैं कि मैं तो देखिए आगे हमको जेल भेजना चाहती। भाई आपने करप्शन किया है, आप देखिए कविता के केस में, आप देखिए आज सिसोदिया के केस में, ये सारे चीज मौजूद है। उनको पता है कि उन्होंने करप्शन किया है। आप उनकी दलील मत सुनिए, आप फैक्ट्स में जाइए। उनके पास है ही नहीं कुछ है बचाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, इतने दस्तावेज है कि वो बच ही नहीं सकते हैं। जब आप क्राइम करते हैं तो आपको पता रहता है क्राइम किया हुआ है, आप उसके लिए आप उसको बचाने के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि आपने क्राइम किया है, भ्रष्टाचार किया है। उन्हें बचाने की बात हम नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना यही है कि जो भी ईडी है या सीबीआई या इस तरह की जो भी एजेंसीज है वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करे। जो सत्ता पक्ष के बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं, ऐसे लीडर्स हैं, हमारे स्टेट में भी है, दूसरे स्टेट्स में भी है, जिनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जिन पर अगर ईडी और सीबीआई की रेड हो जाए तो इससे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सामने आ जाएंगे।
लेकिन उन पर कभी भी दबिश नहीं होती। वो खुलेआम घूम रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, उन्हें अच्छे अच्छे पद दिए जा रहे हैं, और जो विपक्ष में है सिर्फ चुन चुन कर। और ऐसा भी है कि जो विपक्ष के लोग जो सत्ता में शामिल हो गए, ऐसे लोगों पे सारे दाग धुल गए। तो इस पर सवाल उठता है। सवाल ईडी या सीबीआई पर नहीं उठता, या भ्रष्टाचारियों को आपसे ही सवाल बात यह है कि जी बोलिए। मैं एक सवाल उठाता हूँ। ये बड़े आश्चर्य करने वाली बात जो है ऑपोजिशन बेंच करती है या कोई पार्टियां करती है। कोई हमारी पार्टी में आ गया तो कह रहे धुल गया। अरे भाई, आपको लगता था कि वो करप्ट है, आप निकाल देती। आपने उन पर कोई एक्शन लिया क्या? क्या आपने प्रूफ किया है? क्या आप करप्ट को रखे हुए थे, जब वो आपके पास से चले गए तो करप्ट हो गए? अरे भाई, एजेंसीज अपना काम करती है। आपके पार्टी में थे तो वो ठीक थे, और दूसरी पार्टी में चले गए तो खराब हो गए। नहीं, आपने सवाल उलट दिया है। आपने सवाल पलट दिया। मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ कि मैंने तो यही सवाल आपसे पूछा। टीएमसी के बड़े एक नेता आए थे, बीजेपी में ज्वाइन किया था। नहीं, बीजेपी पर हमारे पास वक्त इतना ही है। जफर इस्लाम पर मैं एक बात कह दूं कि बात ये है कि उनका ये कहना नहीं कि वो करप्ट नहीं थे। अगर करप्ट थे या करप्शन के चार्जेस उन पर लगे थे, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आते हैं तो करप्शन के चार्जेस खत्म कैसे हो जाते हैं? करना चाहिए था आपको। नहीं, उन्होंने किया या नहीं किया, पर आपने क्या किया? उन्होंने अगर नहीं निकाला तो आपकी पार्टी में आकर वो करप्शन के चार्जेस खत्म हो गए। सवाल ये उठाया जा रहा है, ईडी और सीबीआई पे सवाल नहीं उठ रहा था। मैं तो सवाल उल्टा करता हूं कि आप देखिए, टीएमसी के एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके बाद भी सीबीआई उनके ऊपर। बहरहाल, जो हमारा मूल सवाल था जफर इस्लाम साहब की तिरंगा यात्रा आज निकाली विपक्ष के सांसदों ने, 18 विपक्षी दलों के सांसदों ने तिरंगा यात्रा निकाली, सड़कों पर नजर आए वो, क्योंकि आरोप ये है कि जो जेपीसी की मांग रही हो या जो बोलने का अधिकार रहा था संसद में, वो उन्हें नहीं मिला, और लगा कि जो सत्ता पक्ष है वही संसद को नहीं चलने देने पर आमादा है। जफर इस्लाम, आखिरी कमेंट आपसे। देखिए, ये लोग जो अपना कटआउट इतना बड़ा लगाते हैं, तिरंगा से बड़ा, उनको तिरंगा का क्या वाकई महत्व तो पता चलेगा? ये तो खुद एक व्यक्ति के पीछे भागे जा रहे हैं। और आप देखिए ना, मैंने कहा कि कैसे लोग हैं, जिस पार्टी को उठा के देखिए उसके लोग जो है जेल में बंद है करप्शन के चार्जेस में। ये तिरंगा जेल देखने का बहाना है। ये जो आप आज काले कपड़े पहन के आ रहे हैं, ये क्या है? ये सिर्फ स्टंट है, और देश की जनता समझ नहीं कि इस तरह के स्टंट जब आप करेंगे और आप खुद करप्शन में मुलविस है और आपको जो कार्रवाई हो रही है, तिरंगा यात्रा स्टंट है, बिल्कुल स्टंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और लेट मी टेल यू, दिस विल बैकफायर ऑन देम, इसलिए कि देश की जनता समझ रही है कि दिस इज नथिंग बट अ स्टंट एंड विल बैकफायर ऑन देम। महुआ बाजी कह रही है कि तिरंगा स्टंट कैसे हो सकता है? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? सांसद तिरंगा लेके चल रहे हैं और आप उसे स्टंट कह रहे हैं। तो विपक्ष का जो अधिकार है सवाल उठाने का, अगर संसद के अंदर नहीं मिलता तो वो सड़कों पर सवाल उठाएंगे। इसे स्टंट कहना सही नहीं है, ये कह रहे हैं महुआ बाजी। बहुत अभी हमारे पास, माफ कीजिएगा, टैक्स पेयर्स के करोड़ों पैसे तो बर्बाद हुए ही हुए, सदन नहीं चला, पूरा का पूरा सेशन वॉश आउट हो गया। इस पर सोचना जनता को जरूरी है कि जिम्मेदारी ये किसकी थी। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस वक्त एक ब्रेक लेंगे हम, और ब्रेक के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली के जहांगीरपुरी में निकली शोभा यात्रा। आज हनुमान जयंती है और देश के कई हिस्सों में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। रामनवमी पर देखा गया कि देश के कुछ इलाकों में हिंसा भड़की थी, जिसमें बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, ये तमाम जगह थे। इसलिए हनुमान जयंती के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जहांगीरपुरी का है इलाका, जहाँ पर पिछले साल हनुमान जयंती के मौके पर हिंसा हुई थी, और इसे देखते हुए इस बार इस इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच जहांगीरपुरी में विश्व हिंदू परिषद शोभा यात्रा निकाल रही है। हालांकि पुलिस से लिखित इजाजत न मिलने से लोगों में काफी नाराजगी भी दिखाई दी। मैं उत्तर पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी के डबली ब्लॉक में हूं। यहां पर विश्व हिंदू परिषद हनुमान जन्मोत्सव के
मौके पर शोभा यात्रा निकाल रही है। इसका टॉप एंगल आप व्यू देखिए। असल में पिछले साल जब थोड़ा सा बाईं तरफ देखिए कि पुलिस खड़ी हुई है, पहले पुलिस देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पे पुलिस है, पैरामिलिट्री है, रैपिड एक्शन फोर्स है। ये सब इसलिए है क्योंकि पिछले साल हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जयंती के मौके पर ही यहाँ पर हिंसा हुई थी और उसके बाद बहुत लंबा मामला चला था, बुलडोजर भी यहाँ पर चले थे। तो उसके चलते पुलिस ने यहाँ पे व्यवस्था चाक चौबंद की हुई है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद, क्योंकि आज हनुमान जन्मोत्सव है, तो यहाँ पर शोभा यात्रा निकाल रही है। पहले पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी शोभा यात्रा की, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया है। सेंसिटिव एरिया का मतलब यह है कि यहाँ पर दो कम्युनिटी के लोग जो है ठीक ठाक संख्या में रहते हैं। मंदिर भी यहाँ है, मस्जिद भी यहाँ है, तो आप समझ सकते हैं कि सेंसिटिव एरिया है, संवेदनशील ये इलाका है। और क्योंकि पिछले साल ही यहाँ पर ऐसी घटना हुई थी जिससे सबक लेते हुए, एहतियात बरतते हुए जो दिल्ली पुलिस है उसने इस बार सुरक्षा व्यवस्था पहले से कड़ी की हुई थी। तो दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी कि यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाए, लेकिन आयोजक इस बात पे अड़े हुए थे कि उनको शोभा यात्रा निकालनी है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये इजाजत दी कि आप कुछ दूरी पर, यानी कि जो रूट, लंबा रूट दिया होगा आयोजकों ने, विश्व हिंदू परिषद ने, तो उसकी बजाय 100-200 मीटर के दायरे में आप शोभा यात्रा निकाल लीजिए, ताकि आपकी बात भी रह जाए। आपका भी जो शोभा यात्रा आपको निकालनी है, अपना त्योहार आपको, पर्व आपको हर्षोल्लास के साथ मनाना है, गाजे बाजे के साथ मनाना है, आपको मना लें। और कानून व्यवस्था संभालने की जो हमारी जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की हमारी जो जिम्मेदारी है, जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो भी बनी रहे। तो उसके तहत इजाजत दी गई। और उसके बाद ये देखिए, हनुमान भक्त, राम भक्त जो हैं ठीक ठाक संख्या में यहाँ पर जुटे हैं। और पुलिस के ने जहाँ पर रोका हुआ है, यही इतना ही दायरा है, यहीं पर इतने में ही शोभा यात्रा निकलनी है। जहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है, यहीं पर जो है राम भक्त या हनुमान भक्त खड़े हुए हैं। और बीच बीच में जैसे हम देखते हैं कि जैसे कोई रैली होती है, कोई रोड शो होता है, पुलिस रोकती है, तो हल्की फुल्की जोर आजमाइश जो पुलिस के साथ होती रहती है, वो यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सुबह से यहाँ पर जो भी शोभा यात्रा निकालने की कोशिश हो रही है या शोभा यात्रा निकाली जा रही है, वो सभी हिंसा से दूर रही, यानी कोई हिंसा नहीं हुई, अहिंसक ही रही, शांतिपूर्ण तरीके से। दिल्ली के जहांगीरपुरी में इस बार अभी तक, जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूं, सुबह से लेकर शाम तक जो भी यात्रा निकालेगी, जो भी काम यहां पर हुआ है, सभी शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर अभी तक चल रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी से अपने कैमरा सहयोगी आजम सिद्दीकी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और हनुमान जयंती के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सालंगपुर में 54 फीट ऊंची हनुमान की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसके अलावा आज अमित शाह मंदिर में नए भोजनालय का उद्घाटन भी अमित शाह ने किया है, जो 7 एकड़ में बना है। अहमदाबाद से करीब 150 किलोमीटर दूर सालंगपुर हनुमान मंदिर परिसर में कष्टभंजन हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा है। गुजरात के बोटाद जिले के सालंगपुर में बने कष्टभंजन हनुमान को यहाँ हनुमान दादा के नाम से पुकारा जाता है। और ब्रेक के बाद कलयुग के श्रवण कुमार कौन है? और अब आपको मिलवाते हैं कलयुग के श्रवण कुमार से। कर्नाटक के कृष्ण कुमार ने अपनी मां को देश विदेश के तीर्थ स्थल घुमाने के लिए नौकरी छोड़ दी और 72 साल की मां को स्कूटर पर बिठाकर
निकल पड़े। 42 साल के कृष्ण कुमार एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर थे। जनवरी 2018 में कर्नाटक से शुरू हुई ये धार्मिक यात्रा नेपाल, भूटान और म्यांमार के मंदिरों तक जाने के बाद भारत के कई राज्यों तक घूम चुकी है। 5 साल में 50,000 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा करके दोनों मां बेटे कल चित्रकूट पहुंचे हैं। मेरा कष्ट को वो आंखों से देख रहा था, इसलिए जीते रहते समय अम्मा जी के सब कुछ दिखाना, अम्मा जी को सेवा करना, ऐसा चाहकर मुझे सारे देश को दिखाया है। दिखाते समय बच्चों की तरह ऊपर उठाकर मंदिर को दिखाया है, भगवान को दिखाया है। ये गाड़ी में बैठकर मुझे कोई तकलीफ नहीं होता, आराम से बैठती। अरे मातेश्वरी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, जमीन पहुंचना, इसी कामों में समय बीत गई, बाहर का विहार ही नहीं। मेरी मातेश्वरी ने कहा, मैं यहाँ नज़दीक वाले बेलूर हड़ेबीड़ मंदिर भी नहीं देखा बेटा। उसी समय में मुझको परेशान हो गया। मेरी माताजी का चेहरे का ऊपर निराश भाव आया, उस देखकर मुझको बहुत परेशान हो गया, संकट हो गया। उसी समय में मैं मेरी माताजी को, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको बेलूर हड़ेबीड़ एक ही नहीं सारे भारत आपको दिखाता है। तो कृष्ण कुमार तो हैं ही कमाल के और अभी आज के युग के श्रवण कुमार हैं, लेकिन माँ भी कमाल की हैं। 72 साल की उम्र है उनकी, लेकिन स्कूटर में बैठ के वो देश विदेश बल्कि नेपाल भी गई, म्यांमार भी गई, सभी जगह घूम कर आई हैं। तो दिलचस्प इन दोनों की कहानी। 5 की बात में आज के लिए इतना ही।